वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस 10 सीबीएसई, जो है फेडरलिज्म। वैसे पावर शेयरिंग में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम देख ही चुके हैं कि पावर शेयर करना कितना जरूरी है। एंड उसका ही एक पार्ट, मतलब पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म का सिर्फ एक नाम दिया है। बेसिकली पावर शेयरिंग जो हमको बताता है मोरल रीजंस, या जो सिखाता है कि पावर शेयर किया जाना चाहिए, सेम चीज सिर्फ सिस्टम में लाना, इसको एक वर्ड दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। मतलब आपने जब पावर शेयरिंग में देखा कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, सेम चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या बताता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है, क्यों डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए और वहां के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए, और ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमको देखनी है कि एक फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर एक कंट्री को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कैसे पावरफुल बनाता है, कैसे उसके स्ट्रेंथन करता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इस चीज में एक हमारे यहाँ पे एक थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म बना है 1991 के बाद में, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट। उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फेडरलिज्म टॉपिक से। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊंगा, व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आई एम कंफ्यूज, व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट, इज इट इज यूनियन, इट इज फेडरल और इट इज सेंट्रल। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं ये सारे डिस्कशन के बाद में आपको दूंगा। बेसिकली आपने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल से कि जहां पे बेल्जियम ने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट की स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे इतनी स्ट्रॉन्ग तो थी, बट कुछ पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। इससे क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट कम हुए, बेल्जियम में पीस आया, जो स्टेट के रोल्स है, पावर्स है, वो बढ़ा दिए गए। बट ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि पे सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्चस्व रहा स्टेट गवर्नमेंट पे, उसको थोड़ा इंडिपेंडेंटनेस दिया गया, राइट। बट श्रीलंका में इसके अपोजिट हमको देखने को मिला, एक ही गवर्नमेंट, कोई सब पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना। तो ये जो प्रॉब्लम हुई श्रीलंका में, इसका एक कारण था कि वहां पे उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर नहीं लाया, उन्होंने पावर कॉन्सेंट्रेट करके रखी। बट इसके जगह पे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे बेल्जियम का, तो 1993 का जो उनका एक्ट है, जिसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में पावर अपनी बांटी है, ये एक बेहतर रिजल्ट लेके आते हुए हमको दिख रहा है, राइट। तो अब हमको समझना है कि फेडरलिज्म है क्या। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है जहां पे पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ कंट्री। मतलब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट मतलब क्या, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, फिर नागपुर की जैसे एनएमसी है, कोई गांव होगा वहां पे ग्राम पंचायत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जो पावर है इनके साथ में बांटने पड़ेंगे, इसको हम फेडरलिज्म का नाम देते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent यूनिट्स ऑफ कंट्री। जैसे मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, जिला परिषद हो सकता है, उसके बाद में लोकल लेवल पर में जो गवर्नमेंट होती है जैसे एनएमसी हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ये लेवल पे आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। वैसे तो मिनिमम 2 टायर होने चाहिए, सेंट्रल और स्टेट, बट इसके अलावा भी काफी टायर्स हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल, एक स्टेट और एक लोकल गवर्नमेंट। जैसे ग्राम पंचायत है, एनएमसी है, ऐसा सिस्टम। बिकॉज ये क्यों जरूरी है ये तो हम आगे देखेंगे। बट देखिए कि जब तक आप लोकल लेवल पे पावर नहीं देंगे,
तो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उसको आप बड़े लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज वहां के प्रॉब्लम्स को वहां के लोग बहुत बेहतर जान सकते हैं, उनको वो बेहतर मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उनको ये पावर दिया जाना चाहिए कि वो वहां के डिसीजन वहां पे ले सके। ठीक है, तो देखिए इसमें और एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे भी स्टेट के अधिकार स्टेट को दे दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश के हित में जो चीजें है, जैसे करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। बट कुछ चीजें जैसे है कि रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का मतलब वो तो सेंट्रल और स्टेट का एक मिला के सब्जेक्ट है। बट जैसे एजुकेशन है, ये भी एक ऑल ओवर इंडिया एक सेम पॉलिसी रहनी चाहिए, इसके लिए उनके हाथ में दिया जाता है। बट जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया, जो स्टेट लेवल पे काम करती है, ऐसी चीजें स्टेट लेवल के हाथ में दे जाती है। मतलब जो स्टेट डे आफ्टर डे या डे टू डे बेसिस पे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है स्टेट में, ऐसी चीजें स्टेट के हाथ में रहेगी। बट दोनों के पावर्स क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसके अंदर हम एक आगे जाके एक लिस्ट भी देखेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट करके 3 लिस्ट आएगी। मतलब स्टेट कौन से चीजों पे डिसीजन ले सकती है, सेंट्रल कौन से चीजों पे डिसीजन ले सकती है, और दोनों का एडवाइस कहाँ लगेगा, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे दोनों की सहमति लगेगी, जैसे टैक्स, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखिए एक आपको डायग्राम दिख रही होगी, इसमें आप देख पा रहे होंगे इतने कंट्रीज में फेडरल स्ट्रक्चर अभी है। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े कंट्रीज है, यूनाइटेड अरब, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे है। तो अब हमको देखना है कि की फीचर्स क्या है। ठीक है, की फीचर्स क्या है, उसके पहले मैंने आपको एक सीधा सीधा बता दिया कि जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सब यूनिट नहीं है, उसको अपने इंडिविजुअल पावर है। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने पावर रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर रहेंगे, लोकल गवर्नमेंट को अपने पावर रहेंगे। हाँ, यहाँ पे फंड जो आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन लोकल लेवल पे हो सके और वहां के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो की फीचर्स देखें कि फेडरलिज्म के टोटल 7 है। ठीक है, टोटल क्या है, 7 फीचर्स है। तो देखते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो फर्स्ट फीचर जो है कि कोई भी गवर्नमेंट में 2 से ज्यादा टायर्स रहने चाहिए, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जैसे हमारे इंडिया में है। ठीक है, अब देखो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में सेम सिटीजन रहेंगे। ठीक है, मतलब देखिए सेंटर के अंदर भी वही लोग आएंगे, स्टेट के अंदर भी वही लोग आएंगे और लोकल के अंदर भी वही लोग आएंगे। जैसे नागपुर है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं और नागपुर के एनएमसी के भी अंदर आते हैं। बट सबका जुडिक्शन अलग रहेगा, सबके अपने अपने स्पेसिफिक मैटर जैसे टैक्स, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब अलग रहेंगे। मतलब यहाँ की जमीन का जो रजिस्ट्री है वो नागपुर का एडमिनिस्ट्रेशन ही करके देगा, वो कोई स्टेट गवर्नमेंट या वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट करके नहीं देने वाली। ठीक है, थर्ड चीज की जो जुडिक्शन है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह के जो नियम है, ओके, वो हर जगह के लिए अपने अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाइड करके रखे। क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाइड करके रखे हैं, इनको वहां पे वैसा के वैसा उनकी गारंटी देनी पड़ेगी। मतलब लोकल लेवल के जो डिसीजन है वो लोकल लेवल पे ही हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब कोई भी कोई भी लेवल के जो अधिकार है वो यूनिलैटरली बदले नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकार है वो अचानक स्टेट गवर्नमेंट के पूरे अधिकार बदले नहीं जा सकते, या कोई जो फंडामेंटल राइट उनको जो दिया है उसको बदला नहीं जा सकता। उसको चेंज करने के लिए दोनों का कंसेंट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट की बाउंड्री सेट करनी है 2 स्टेट मिला के, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लगेगा, आपको वो दोनों स्टेट का भी कंसेंट लगेगा। मतलब जो फंडामेंटल प्रोविजन किए गए हैं उसको आप यूनिलैटरली, मतलब अकेले स्टेट गवर्नमेंट या अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज
नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऐसा कुछ आप गलत करते हो तो कोर्ट को पूरा पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कि वो इंटरप्ट करे, ठीक है ना। और अगर कभी कोई डिस्प्यूट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कावेरी नदी के पानी का डिस्प्यूट था दो स्टेट के बीच में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में, तो ऐसे समय में जो हायर कोर्ट रहेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट रहेगा, उनको अथॉरिटी रहेगी कि वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके, ठीक है, ऑन देयर लेवल, ठीक है। हाँ, और सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हर जगह के अपने अपने स्पेसिफाइड रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का आधा पार्ट और यहाँ के जो टैक्सेस आएंगे वो जाते हैं। एनएमसी को प्रॉपर्टी टैक्स या वो एरिया में आने वाला प्रॉपर्टी टैक्स ये जाता है। मतलब सबके जो रेवेन्यू के अधिकार है वो अपने अपने पहले से प्री स्पेसिफाइड है। बिकॉज अगर आपको कोई स्पेस की ऑटोनॉमी बचानी है तो उसको आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। मतलब एनएमसी का पूरा जो लोड आप स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं दे सकते, तो एनएमसी का भी खुद का कुछ इनकम रहना चाहिए। इसलिए सबने अपने अपने जो ये है पहले से स्पेसिफाइड रखे हैं। और सातवां और लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो, दो मेन ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म को डेमोक्रेसी में लाने के। पहला तो हमको सेफगार्ड और प्रमोट करना है यूनिटी ऑफ कंट्री। मतलब दो चीजें है कि आपको यूनिटी बढ़ानी है और आपको डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है। दो चीजें हैं, मतलब आपको यूनिटी बढ़ानी है और आपको डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, इसीलिए फेडरलिज्म जरूरी है, ठीक है। और ये दो पॉइंट के एस्पेक्ट पे सारे इंस्टीट्यूशन या फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि फेडरलिज्म अगर आपको प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करना है तो आपको दो चीजें लगेगी। एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये एग्रीमेंट है बिकॉज दोनों साथ में ही जिएंगे, तो भाई हमको साथ में आगे बढ़ना है, ये एक एग्रीमेंट लगेगा। तो दो चीजें बहुत जरूरी है आइडियल फेडरलिज्म के लिए कि आपको पहला लगेगा म्यूचुअल ट्रस्ट और सेकंड लगेगा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। मतलब साथ में ही बढ़ना है, तो एक मेक का ध्यान रख के करना पड़ेगा। तो अब मैं वो क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो पहले सबसे पहले वो बच्चा पूछ रहा था कि इंडिया एक फेडरल है, यूनियन है। हाँ, तो इंडिया यूनियन तो है ऑब्वियसली, ये हम आगे देखेंगे। देखो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया यूनियन है बिकॉज वो बहुत सारे स्टेट से बना हुआ है। फेडरल भी है, सेंट्रल नहीं है बट फेडरल है बिकॉज यहाँ पे हर डिफरेंट टायर में पावर बांटी हुई, ठीक है। तो इसके दो आंसर्स है, अपनी यूनियन तो है। और अब देखिए दो टाइप की कंट्रीज होती है, एक होती है कमिंग टुगेदर और एक होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली है क्या। तो तो इसका मतलब आपको समझाता हूँ मैं एग्जैक्टली है क्या। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेट इंडिपेंडेंट है, स्टेट के पास ज्यादा पावर है, स्टेट एक साथ में है इसलिए कंट्री बना। जैसे यूएसए में आज के समय में, स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब यहाँ पे स्टेट ज्यादा पावरफुल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कम पावरफुल है, ठीक है। तो ये हो गया कमिंग टुगेदर। मतलब जैसे कैलिफोर्निया है यूएसए का, ये एक स्टेट है, तो ये स्टेट का अपना अपना अलग अलग जुडिक्शन होगा, वो साथ में आए हैं इसलिए वो एक फेडरेशन बन गया। बट सेकंड वाला जो है वो है होल्डिंग टुगेदर। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड रहता है, जैसे इंडिया में है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। मतलब स्टेट ने मिलके कंट्री को नहीं बनाया, कंट्री ने स्टेट्स बनाए अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ गया होगा कि दो तरीके के फेडरेशन होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर जहाँ पे स्टेट ज्यादा पावरफुल होते हैं और स्टेट साथ में आके कंट्री को फॉर्म करते हैं, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, वो अपने कंट्री को स्टेट बाय स्टेट डिवाइड करके एडमिनिस्टर करती है। यहाँ पे स्टेट का पावर कम रहेगा कमिंग होल्डिंग टुगेदर में, और कमिंग टुगेदर में स्टेट का पावर ज्यादा रहेगा। कुछ एग्जांपल
होल्डिंग टुगेदर के जो है वो इंडिया है, ठीक है। ये जैसे स्पेन है, बेल्जियम है, और कमिंग टुगेदर के यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले पार्ट में हम देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, मतलब ये जो 7 जो फीचर्स हमने अभी देखे फेडरलिज्म के, वो हमारे इंडिया में कैसे लागू हुए हैं, इसके बारे में देखेंगे। और मैंने जैसा बताया था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब जहां किसका किसका कौन से चीज पे जुडिडिक्शन है, ये भी हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो देखते रहिए। मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। थैंक यू।